गुरु जी से परिचय मेरा लगभग 14-15 वर्ष हो गया हो। इस रूप में इस भूमिका में पहली बार देख रहे हैं और कल्पना नहीं की थी कि इनका ये स्वरूप ये रूप भी हो सकता है। तो हम तो धन्यवाद देंगे भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ हैं और एक अवसर मिला कि हमारे नजदीकी साथी नजदीकी भाई के इस रूप को भी हमने आज देखा। आज हम सब भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भाई अविनाश जी युवा साथी हैं, हमारे पास आए और लगभग हमको लगता है एक माह पहले आके इन्होंने चर्चा प्रारंभ की। ये आए थे, गुड्डू जी आए थे, सुजीत जी आए थे और भी एक दो भाई साथ आए थे और प्रारंभिक चर्चा हुई, बहुत मंथन भी हुआ, बहुत ऐसी भी बातें हुई जो शायद यहाँ कहना श्रेष्ठ ना भी हो, लेकिन एक अपनों में परिवार में जैसी बातें होती हैं वैसी बातें थी। अविनाश जी में एक जोश दिखा और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने पहली बार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाने की जवाबदेही उठाई थी। साथ ही एक कामना भी जरूर करूंगा, अगर ये जवाबदेही उठाई है तो बहुत बड़ी जवाबदेही आपने आज उठा ली और इसको अब करते रहना, क्योंकि करते रहना है कि जिनके लिए आपने ये आयोजन ठाना है इनका संदेश, इनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। तो इसलिए जवाबदेही आपकी बहुत बढ़ गई। आज इस मंच पर जो भी परेशानी हुई हो, मेहनत हुआ हो आपको और आपके साथियों का, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी जवाबदेही आज उठाई है और भगवान परशुराम के आशीर्वाद से आपने ठाना है तो आपकी ये यात्रा चलती रहेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और ये आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ये हमारी कामना है। मंच पर हमारे साथ बैठे रहे, अब तो 7 काम भी किए हैं, पहले जन में ही थे साल के माननीय विधान पार्षद जो वहाँ के निकाय चुनाव से जीत के आए हैं भाई सचिदानंद राय जी, रंजीत नेतुने जी 2015 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और बहुत ही युवा सूझबूझ वाले व्यक्ति और आज जो इनका संबोधन हमने सुना, मैं यही कहा कि बहुत ही ओजस्वी आपका संबोधन रहा और सोशल मीडिया एक आजकल ऐसी चीज हो गई है जो मुख्य फेसबुक की ही अगर हमें बात करें, प्राय यहाँ बैठे हुए व्यक्ति या तो स्वयं देखते होंगे या उनके घर में कोई ना कोई परिवार के साथी उनको दिखाते होंगे। इनकी सक्रियता सामाजिक कार्यों में, नवाचार में, कभी तो खेतों में हम देखते हैं, कभी बच्चों के साथ विद्यालयों में हम देखते हैं, अलग अलग रूप में निर्मित को हम देखते रहते हैं। रचनात्मक कार्य करते हैं, सभी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति लेकिन एक पक्ष हमारा जरूर है, लेकिन प्राय हम सभी लोग सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। अलग अलग तरह से लोग हैं, कोई यहाँ आचार्य है, कोई विद्वान है, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हमारे अमीर जी हैं, सभी तरह के लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जब सबों का संबोधन हो रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या आपसे बोलूं, राजनीतिक चर्चा करूं, सामाजिक चर्चा करूं, क्या करूं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, उसकी एक विशेषता है। मेरी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि है, विधानसभा का कार्यक्रम करता हूँ, राजनीति में भी अब लगभग 25 वर्ष होने को आ रहे हैं, 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे थे कि यहाँ मैं क्या बोलूं, तो अचानक मेरे मन में आया, शायद अगर आप जानते हो तो ठीक, जो नहीं जानते हो मैं उनको ये जानकारी देती कि समस्तीपुर मेरा ननिहाल है, उजियारपुर में मेरा नानी गांव है सरमपुर। तो हम तो अपने घर में बैठे और हम तो अपने नानी गांव में बैठे हैं, तो रिश्ते से देखे तो कोई हमारे भाई लगेंगे, कोई हमारे नाना लगेंगे, कोई मामा लगेंगे। तो समस्तीपुर का कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उनको उसी दृष्टि से देखता हूँ कि बचपन की यादें, ननिहाल, और सोचिए बच्चे का क्या जुड़ाव रहता है अपने ननिहाल से। तो मुझको लगा नहीं, मेरी वही मेरी यहाँ वही पहचान होनी चाहिए। सचिदानंद बाबू बड़े नेता हैं, एक इनका अपना प्रभाव है,
लेकिन मैं चाहूंगा, मेरे बारे में जो भी लोगों ने कहा, लेकिन मुझको एक घर के सदस्य के नाते ही आज आप मुझको देखें और मेरी बातों को उसी दृष्टि से आप उसको आप देखें और सुने। भगवान परशुराम की क्या ख्याति है, उनके वक्ताओं ने चर्चा भी की और आप बहुत देर से बैठे हैं, हमें आपके धैर्य की परीक्षा भी नहीं हुई। मैं ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगा और यहाँ आप जो बैठे हैं आपको बहुत कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। दो तरह के प्रमुख संबोधन हुए, एक गुरु जी ने संक्षेप में कुछ बातें रखी और सच्चिदानंद बाबू ने अलग तरह से विस्तार से अपनी बातों को रखा। मुझको लगता है कि अभी का जो समय है, हमारा जो समय है, अब मैं लगभग इस वर्ष 50 का होने जा रहा हूं, तो प्राय जहां जाना था या शायद ईश्वर ने अगर स्वस्थ रखा तो कुछ भूमिका आगे और जनता के आशीर्वाद से बढ़ेगी, समाजी जीवन में जुड़ा रहेगा। लेकिन मुझको अक्सर चिंता होती है कि हमारी बाद की जो पीढ़ी आ रही है, हमारे साथ जो होना था, हमारा कॉलेज का जीवन, विद्यालय का जीवन सब निकल चुका है। हमारे साथ के जो साथी थे, जीवन में एक दिशा उनको लेनी थी, उन्होंने एक दिशा ले ली। लेकिन यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे समाज का निर्माण करके उनको देते जाएंगे। और मेरा जोर इस विषय पर बहुत ज्यादा है, खासतौर से हमारे युवा साथी। आज जो बच्चा जन्म ले रहा होगा या जिसने आज अभी जन्म लिया होगा, अगले 25 वर्ष जब हम अपने आजादी के 100वें वर्षगांठ को मनाएंगे, जो अमृतकाल के रूप में जाना जा रहा है, जब हम अपने अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, आज जन्म लिया हुआ व्यक्ति 2047 से 25 वर्ष का है और आज जो 25 वर्ष का है वो अगले 25 वर्ष बाद 50 वर्ष का है। तो इन दोनों की बढ़ते हुए भारत में, राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत की प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी जवाबदेही, अगर आप भगवान परशुराम की बात करते हैं, भगवान परशुराम के वंशजों की बात करते हैं, तो हमारी जवाबदेही क्या होनी चाहिए? तो हमारी जवाबदेही यही होनी चाहिए कि एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण हो, समाज में सब बराबरी के साथ आगे बढ़े। और अगर सब बढ़ेंगे तभी यहाँ बैठा हुआ कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि हमारा भारत एक विकसित राज्य हो? सबके मन में ये भावना है। हम बहुत बार दुखी होते हैं जब अपने आसपास समाज में गड़बड़ियों को देखते हैं, सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, तो लगता है कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, शिकायत करना तो बहुत आसान होता है, उसको जवाबदेही लेके उसको दूर करने की दिशा में अगर हम काम करें तो सही मायने में वो हमारी सार्थक भूमिका होगी। हम बहुत अति सरेंडर कर जाते हैं, कुछ नहीं बदलेगा, यही नियति है, ऐसे ही रहेगा। अगर सब लोग ऐसे ही ठान ले तो आप समझिए कि हमारे घर के जो बच्चे जो आने वाले समय में एक प्रमुख भूमिका में होंगे, उनको हम कैसा राष्ट्र देके जाएंगे। तो बदलने की जवाबदेही किसकी बनती है? अगर कुछ गड़बड़ियां भी है तो उसको बदलने की जवाबदेही किसकी है? तो जवाबदेही हमारी और आपकी सर्वाधिक बनती है। और शायद इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति या अधर आप जो बैठे हुए सभी की, और ठीक ही कहा कि आज का हमारा दिन संकल्प लेने का है। बहुत बार हम जब जयंती, जन्मोत्सव इस तरह के आयोजन में जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि बस साल में हम एक दिन याद कर लेते हैं अपने महापुरुषों को, उसके बाद 364 दिन उनकी कोई चर्चा नहीं, ना उनके दिखाए हुए मार्ग की हम बात करेंगे, ना हम उनके कहे हुए बातों का अनुसरण करेंगे। हाँ, लेकिन हम जयंती मनाने जरूर आएंगे। तो मुझको लगता है उस चीज से निकलने की आवश्यकता है। अगर आज यहाँ आप सब आए हैं, बहुत लोग आए भी होंगे, जा भी चुके होंगे, लेकिन अगर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे आप आए तो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपकी आस्था है, कहीं ना कहीं आप उनको मानते हैं। तो अगर आप उनको मानते हैं तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें जिसमें सभी बराबरी के साथ रहें। हम लोग के साथ दुर्भाग्य क्या होता है, हम अपने अनुभव से कहेंगे और हर एक जगह जब हम जाते हैं तो इस बातों को हम बोलते हैं। मुझको सौभाग्य मिला कि मेरी पढ़ाई बिहार में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, विदेश में भी हुई।
और तीनों जगह मेरी भूमिका, मेरी पहचान अलग तरह की होती है। और हम जब पहला चुनाव लड़े सन 2000 में, उस दिन भी इस बातों का उल्लेख हमने किया और आज 2023 में पुनः उस बात का उल्लेख हम आपके सामने कर रहे हैं। बिहार में मेरी पहचान क्या हो जाती है? अब रणजीत निर्गुणी की है, बहुत लोग सोचेगा निर्गुणी निर्गुणी सोचता रह जाएगा। नीतीश मिश्रा समझने की देर नहीं है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में बट जाते हैं, हमारी पहचान अलग हो जाती है। वो फलाना है, वो फलाना समाज से आता है। बिहार में हम बट जाते हैं अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से। हम यहीं पर आगे जोड़ते हैं कि हमको कोई विकल्प नहीं मिला था कि मेरा जन्म कहाँ हो। यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति के पास ये विकल्प नहीं था। यह दुनिया में जन्मा हुआ किसी भी व्यक्ति के पास ये विकल्प ईश्वर ने नहीं दिया कि भाई तुम कहाँ जन्म लेना चाहते हो। हम जब पढ़ाई करने दिल्ली विश्वविद्यालय गए या आज आपके गांव से, आपके घर से कोई जाता होगा, उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान एक बिहारी की हो जाती है, कोई उसको भैया कहकर बुलाता है, यही होता है मतलब। हम जब देश के बाहर जाते हैं, जैसे हम ही गए देश के बाहर 97 में, आज से 25-26 साल पहले, तो हमारी वहाँ क्या पहचान? नाम तो कोई वहाँ बिहारी समझता था, नाम किस समाज से आते हैं वो कोई जानता था। वहाँ मेरी पहचान एक इंडियन की होती थी, एक भारतीय की। अगर हम अच्छा करेंगे तो पूरे भारत का नाम बढ़ेगा, हमसे अगर कुछ कमी होगी तो भारत का नाम खराब होगा। ये तो हमारी लोग पहचान क्यों नहीं कर पाती? हम विद्यार्थी जीवन से आज यहाँ आ गए, यही बात को हम बार बार बोलते जा रहे हैं, हर एक जगह यही बात बोलते हैं। हम झंझारपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन क्रिकेट का करते थे, उसका नाम हमने क्या रखा? ललित कर्पूरी। ललित कर्पूरी हमने क्यों रखा? जननायक पृथ्वी ठाकुर जी कौन नहीं जानता? बिहार की रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र जी के बारे में कौन नहीं जानता? मैंने समाज में एक समरसता लाने का प्रयास किया कि ललित बाबू और जननायक के नाम पर एक प्रतियोगिता ग्रहण करते हैं, सब लोग एक। हमारे यहाँ स्टेडियम है, उसका नाम ललित कर्पूरी स्टेडियम है। आज मुझको जानकारी मिली कि हमारे पिताजी के नाम पर भी यहाँ कॉलेज है। आज तो नहीं, लेकिन मुझको मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। और हम ये मानते हैं कि हम लोग का दायित्व, राजनीति में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाएंगे, समाज में क्या वो पॉजिटिव, क्या रचनात्मक कार्य करके जा रहा है, लोग उसको याद रखता है। ललित बाबू राष्ट्र के लिए बलिदान हुए मात्र 52 वर्ष की आयु में, लेकिन आज भी मिथिला क्षेत्र में, विशेष मिथिला क्षेत्र में ललित बाबू के प्रति जितना सम्मान लोगों के मन में है, शायद ही किसी जननेता के प्रति होगा। तो उनका जीवन क्या कहता है? उनका जीवन ये कहता है कि जीवन में बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप छोटे से भी आयु में आप ऐसा कार्य कर सकते हैं कि लोग 100 वर्षों तक आपको याद रखेगा। ये ललित बाबू का 100वां वर्ष है, उनका ये 100वां जयंती वर्ष है जो 2023। और ललित बाबू का जिक्र आज हम तुरंत इसलिए मेरे मन में आया कि आज ही एक जानकारी प्राप्त हुई कि दानापुर से लेके दरभंगा होते हुए, झंझारपुर होते हुए सहरसा, सुपौल, चौपनी के लिए ट्रेन परिचालन प्रारंभ होने जा रहा है। समझिए उस क्षेत्र के लोगों की कितनी बड़ी मांग आज पूरी होगी। और यही समस्तीपुर की धरती है जहां 2 जनवरी 1975 को ललित बाबू बलिदान हुए, जो 3 जनवरी को, जो 2 तारीख को घटना घटी समस्तीपुर के रेलवे जंक्शन पर, और 3 जनवरी को राष्ट्रीय बलिदान हुआ। तो हम सिर्फ कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि जब हम महापुरुषों को याद करते हैं, हम उनकी जयंती मनाते हैं, तो हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। और जब अगर आपको गर्व है कि आप परशुराम वंशज हैं, हम परशुराम वंशज हैं, तो सिर्फ ये कह के गर्व लेने वाली बात नहीं है, बल्कि साथ में एक जवाबदेही भी है। एक जवाबदेही है बेहतर राष्ट्र निर्माण का और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपने और हमारे हिसाब से जितना हम बेहतर कर सके उस योगदान को देंगे। इससे ज्यादा कहने की जरूरत मेरी नजर में नहीं लगती है। मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था। पुनः मैं भाई अविनाश जी के प्रति धन्यवाद दूंगा, गुड्डू जी के प्रति, और सभी लोग हमारे युवा साथी जितने लोग यहाँ जुड़े रहे। हम जब आ रहे थे ऐसा स्वागत हुआ, कल्पना नहीं था, मुझको तो लगा हम ऐसे ही जा रहे हैं, एक कार्यक्रम है तो भगवान परशुराम जी का अविनाश जी के निमंत्रण पे। लेकिन उन तमाम साथी
जिन्होंने रास्ते में रोक के मेरा स्वागत किया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उन सबको कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। और भगवान परशुराम को आज इस मोहद्दीनगर की धरती पर हम नमन करते हैं, अपना प्रणाम करते हैं। और मेरी ये दूसरी बार मैं इस धरती पर आया हूँ मोहद्दीनगर में। एक बार महाराणा प्रताप जी का कार्यक्रम हुआ था 2011-12 में, स्थान मुझको याद नहीं है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री था सुल्तानपुर, हमारे सुजीत बाबू हमको याद दिला रहे सुल्तानपुर में राणा गंगेश्वर जी उस समय विधायक थे, उनके निमंत्रण पर हम आए थे। आज आने से पहले राजेश जी जो आपके विधायक हैं उनसे भी बात हुई, जो तरुण जी विधान पार्षद उनसे भी बात हुई। तमाम सब लोग हम लोग यही कहेंगे, भले हम लोग अलग अलग राजनीति करते बटे हैं, लेकिन हमारा देश एक है और राष्ट्र निर्माण में अपनी क्षमता के अनुसार सब आगे अपना योगदान करें। यही सही मायने में भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे और सही मायने में भगवान परशुराम के प्रति हमारा जो संकल्प है वो चरितार्थ होगा। पुनः अविनाश जी, गुरु जी और आप सभी लोगों को, मंच पर उपस्थित तमाम विद्वत जन को हम प्रणाम करते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं कि बहुत देर से आप सब बैठे रहे इस उम्मीद के साथ कि पुनः इस धरती पर आने का अवसर मिलेगा। पुनः आप सबको धन्यवाद व्यक्त करते हुए